हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पीआरटी का जीएस 40 नंबर का है ना। चलिए एक मिनट। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए एक बार। ठीक ठाक हैं आप सभी लोग? तो चैटिंग भी दिखाइए क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे पीआरटी होमवर्क सीरीज के बारे में। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि होमवर्क सीरीज में आज मिलने वाला क्या है ना। होमवर्क सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं। पूजा भारती जी हैं, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। क्या हाल है, सब बढ़िया ठीक ठाक हैं आप लोग? तो हम लोग आज बात करते हैं सबसे पहले होमवर्क सीरीज पे। इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हमने अपने थंबनेल में भी ये चीज़ें डाला था कि अगर होमवर्क सीरीज पे वर्क किया जाए, यही एक प्रैक्टिस होता है, यही एक माध्यम है। क्योंकि पढ़ने का जहाँ तक मेरा मानना है 3 तरीका होता है, और जिसमें सबसे बढ़िया जो तरीका होता है यह प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस जैसे मानते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते होंगे, दिन रात मिल कर के लिखते होंगे, फैक्ट भी लिखते होंगे, एनालिसिस भी लिखते होंगे। लेकिन फैक्ट और एनालिसिस लिखने के बाद उस पर जो प्रैक्टिस होता है, यही प्रैक्टिस आपको है ना आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। जैसे में अगर हम लोग पीआरटी के लिए जुड़े हुए हैं तो पीआरटी में हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमें कम से कम 90 प्लस आ जाना चाहिए। 90 प्लस आ जाए, इसी से हमको मतलब है। 90 प्लस आ जाए, हमारे रिजल्ट हो जाना चाहिए, बात खत्म। क्या अगर हम पीआरटी का एक पेपर दे रहे हैं तो हम यही टारगेट रखते हैं कि ठीक है हमारा 90 प्लस हो जाना चाहिए। जैसे आप टीजीटी और पीजीटी में अगर आप जीएस 40 नंबर पे काम कर रहे हैं, है ना, जीएस 40 नंबर पे काम कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में 65 से 70 आ रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ भी एक टारगेट करते हैं कि हमारा 30 प्लस हो जाए, तो फिर हमें सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, है ना। उसी तरीके से आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर हमारा 65 से लेकर के 70 के बीच में नंबर आ जाता है तो फिर हमारा सिलेक्शन 100% है। और बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम टारगेट रखते हैं, और जब आप टारगेट रखिएगा तब दिमाग में चलेगा कि अगर हमें 90 क्रॉस करना है, 90 को पार करना है, तो हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना होगा, है ना, क्या क्या पढ़ना होगा सबसे पहले। यानी कि हम बार बार यही कहते हैं कि 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पीआरटी में आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, और 9 सब्जेक्ट का हम लोग होमवर्क जो सीरीज है वह स्टार्ट किए हैं, है ना। पूजा भारती जी, सर कौन सा प्रैक्टिस सेट से खरीदे? देखिए आप क्लास ज्वाइन की हैं, है ना, पीआरटी का। अगर क्लास आप ली हुई हैं तो आपके साथ ऐड किया गया है, यानी कि क्लास के साथ ही होमवर्क सीरीज ऐड किया गया है। अगर कोई विद्यार्थी अलग से लिया है तो अलग से सिर्फ होमवर्क सीरीज मिलेगा। जिस तरह से जैसे में प्रश्न जो है ना, प्रश्न आपको इसी तरीके से मिलेगा टॉपिक वाइज। जैसे में आज का जो टॉपिक हमारा था 1857 की क्रांति, टॉपिक बाय टॉपिक अगर हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे 9 सब्जेक्ट का, तो हमारा स्कोर 90 पार हो जाएगा। पहले हम लोग बात कर लेते, फिर हम लोग सब्जेक्ट पे आएंगे। पहले तरीका तो समझें, तरीका समझे कि अगर हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, क्योंकि ये होमवर्क का जो सीरीज है ऑलरेडी आपके, है ना, एप्लीकेशन पे दे दिया गया है। एक दिन पहले हमने खुद से क्रिएट करके हमने आपको दिया कि हमें इतिहास में इंडिया नेशनल मूवमेंट में अगर हमको पीआरटी के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है तो हमने 40 से 42 टॉपिक को दिया है ना। आप देखे होंगे, हो सकता है 40 से 42 जो टॉपिक है वहाँ से आज तक बाहर प्रश्न पूछा ही नहीं। उतना ही से प्रश्न पूछा है और हमेशा वहीं से रहेगा, चाहे लेवल कितना भी आ जाए, प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि 9 सब्जेक्ट हमें पढ़ना है पीआरटी में, सबकी बात करेंगे आज। तो 9 सब्जेक्ट हमको पीआरटी में पढ़ना है और पीआरटी में हमें ये फोकस भी करना होगा। जैसे में देखिए, अगर हमें 120 प्रश्न में, क्योंकि पीआरटी में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहीं से आपका मेरिट जो है वो तय होता है, जिसमें 90 प्रश्न जो है ना, 90 प्रश्न ये जीएस से पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज इसको बोलते हैं, सामान्य अध्ययन से, है ना। और 30 प्रश्न जो है यहाँ पे, 30 प्रश्न जो है, यह 30 प्रश्न आपके मैथ और प्लस रीजनिंग से पूछे जाते हैं, है ना, रीजनिंग से पूछे जाते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे यहाँ पे जो 30 में 30 नंबर लाते होंगे, है ना, 30 में 30 नंबर लाते होंगे। एक बार कमेंट्स आप लोग का पढ़ रहे हैं, साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं है। एक मिनट, एक बार इसको ऑफ करके हम ऑन करते हैं। चलिए अब बताइए, साउंड अभी ठीक है क्या? साउंड ठीक है अभी? एक बार कॉन्फर्म करिए, यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउंड एकदम आ रहा है, साउंड बेहतर तरीके से, क्योंकि साउंड सुनाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सुनाई नहीं देगा तो फिर आप मेरी बातें नहीं समझ पाएंगे। ओके ओके, कृष्णा जी हैं, मनीष कुमार सिंह है, मैथ रीजनिंग का भी होगा सर, मैथ रीजनिंग का सबका, इसलिए हम आपको बता रहे थे, है ना। सर ऑल सब्जेक्ट वीक है, कोई बात नहीं पूजा जी, हो जाएगा। आप हमसे जुड़ी हुई हैं, मेरा यही मकसद है कि सबसे पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट, अपने सिलेबस पे वर्क करेंगे। पहले एक बार समझते हैं, फिर हम लोग बात करते रहेंगे, है ना, फिर हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, साउंड में, साउंड ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक टारगेट रखिए, ये अंतिम बार ही है, अंतिम बार ही एग्ज़ाम है। आप लोग पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण दिए होंगे, री एग्ज़ाम भी दिए होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर से छूट गए होंगे। इस बार ऐसा मत सुनाइएगा कि हम 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए, एकदम रिजल्ट ही सुनाइएगा, बड़ा मजा आएगा। और इस बार रिजल्ट होना चाहिए बस 6 महीने के अंदर में, समझिए 6 महीने के अंदर में आपके नियुक्ति पत्र जो है मिल जाएंगे, इतना कॉन्फर्म है। भले नोटिफिकेशन आने में देर हो रहा हो, लेकिन एग्ज़ाम लेने में आपको टाइम ज़्यादा नहीं देगा, ये भी बात है ना। डबल इज लिए आ रहा है, क्योंकि 1 मिनट, डबल, 1 मिनट, 1 मिनट, माइक, एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, साउंड ठीक है। ओके, अब बताइए, अब मुझे लगता है कि एकदम क्लियर साउंड सुनाई देगा आपको, है ना, एकदम आवाज़ जो है, आवाज़ में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। साउंड ठीक है सर जी, साउंड ठीक है ना। अभी वाला एक बार अभी बताइए, एकदम कॉन्फर्म कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिया राजी हैं, यस सर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 90 जो जीएस में हमको टारगेट करना है, क्योंकि 90 में 90 नहीं बन सकता और 90 में 80 भी नहीं बन सकता। कितना बन सकता है? तो हम 70 पार जरूर कर सकते हैं। यहाँ से 70 पार हम जरूर कर सकते हैं, वो भी 2 महीने के अंदर में। 2 महीने के अंदर में हम 70 पार कर सकते हैं जीएस में। जीएस जिसका मजबूत होगा, और सबसे ज़्यादा एक बात आपको बता दें, अगर आप सोचते हैं कि हमको जीएस में बहुत सारा चीज़ें पढ़ना है, पीआरटी में 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, 9 सब्जेक्ट में अलग अलग किताबें पढ़ना है, तो आप गलत सोचते हैं, है ना। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यदि हमें इस 9 सब्जेक्ट में अगर हमें जीएस में पढ़ना हो, तो इंडिया नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। और इंडिया नेशनल मूवमेंट में जब आप कहीं किसी का सार संग्रह पढ़ते हैं, जब आप एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा होता है, उतना नहीं पढ़ना है। अगर आपको एक किताब का संदर्भ अगर हम दें आपको, जैसे बिहार सरकार की जो एससीईआरटी की किताबें हैं, है ना, अगर आप 8th क्लास का अगर आप एससीईआरटी पढ़ लीजिए, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रश्न वहीं से सॉल्व कर सकते हैं, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। मात्र कितने पेज में है? तो
तो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 12 और 15 पेज में ही होगा। 1857 की क्रांति को भी ऐड कर लेते हैं तो फिर इतना ही पेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको लगता होगा कि हमें बहुत गहराई तक पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है। जो बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ा रहा होगा बिना मतलब के टाइम बर्बाद हो जाएगा, उतना नहीं करना है। अगर आपको जजमेंट करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सोर्स देखना है, तो पीआरटी का जो पेपर हुआ है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीनों पेपर का री एग्ज़ाम का पेपर को निकालिए, है ना, हमारे चैनल पे है। आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे प्रश्न मिल जाएगा, वहाँ से निकालिए और एक बार उसका मूल्यांकन करिए। सबसे ज़रूरी होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका 90 नंबर आ जाए, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं सिलेक्शन के लिए और सिलेक्शन का माध्यम क्या है, तो आप ये सोचते हैं कि हमारा 120 में 90 प्लस आ जाए, 90 आ जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 60-70 आ रहा है तब तो ठीक है, 70-75 अगर आ रहा है तब ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम अच्छा है, नंबर बढ़ाया जा सकता है और नंबर आराम से बढ़ जाएगा जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस चीज़ को समझना कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे होमवर्क सीरीज में जो संदर्भ होगा वह SCERT की किताब होगा, है ना, वह SCERT का बुक होगा और प्लस में NCERT का बुक होगा, है ना, यहाँ पे। और विगत वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम जो हुए हैं और उससे रिलेटेड जो टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो हम लोग देखेंगे, होमवर्क सीरीज देखेंगे, जो संभावित प्रश्न बन जा रहे होंगे, जैसे अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे नज़रों के सामने, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से हम ऑफलाइन में कराए हुए थे, जब हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ था, उसी तरीके से फिर हम आपको ऑनलाइन में वो सब चीज़ें देने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात समझ जाइए, जैसे मानते हैं कि हमें टारगेट करना है, तो इस 90 में अगर हम 70 टारगेट करते हैं तो कहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं, है ना, जहाँ से नंबर उठाया जा सकता है उस पर काम करना चाहिए। जैसे में आप देखिएगा, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बहुत इजीली तरीके से आप 20 में 18 नंबर 17 नंबर ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा एरिया नहीं दिया है, सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर के 1947 तक की ही, है ना, इतिहास हमको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और बार बार जो प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग तीनों प्रश्नों का, है ना, मूल्यांकन एक बार जरूर करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुद से करिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना, अगल बगल में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआती का दौर अगर देखिएगा, पहला चरण में, दूसरा चरण में, तीसरा चरण में, तो इसका स्तर क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे में शुरुआती में देखिएगा तो ज़्यादा प्रश्न नहीं था, 14-16 प्रश्न था आपके प्रथम चरण में, फिर दूसरा चरण में बढ़ गया, फिर तीसरा चरण में बढ़ गया, फिर चौथा चरण में हो सकता है 2-4 नंबर और भी बढ़ जाए, क्वेश्चन की जो नंबर है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी कर लीजिए, इतिहास से और ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग अगर यहाँ पर EVS देखते हैं, है ना, EVS यानी कि पर्यावरण अगर देखें तो पर्यावरण से बहुत ही ईजी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण बहुत कम लोग करते हैं। और पर्यावरण की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा SCERT की किताब से ही आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा, SCERT के बुक से ही मिल जाएगा। और हम लोग होमवर्क सीरीज में जो यहाँ से 10 टॉपिक लगभग पढ़ना है, आज ही हमने डिस्कशन करवाया था, 10 टॉपिक पढ़ना है, एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे SCERT का बुक पढ़ना है और यहाँ पे करेंट जो डाटा है हमारा, है ना, करंट डाटा जो आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, जब आप कंप्लीट करिए तभी आप पर्यावरण से कंप्लीट कर सकते हैं प्रश्न को। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि आपका स्कोर आए। अगर आपका स्कोर 90 नहीं आ रहा है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपको 10 किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। एक ही किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक किताब को अगर बार बार आप पढ़ते हैं तो आपका जो बेस है वह स्ट्रांग होगा और आपका सब्जेक्ट में ग्रोथ बढ़ जाता है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किताबों का अध्ययन करते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट में, होमवर्क सीरीज में बेनिफिट तब होगा, है ना, जो विद्यार्थी सबसे पहला काम करेगा, सिलेबस को कंप्लीट करेगा।
अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फैक्ट हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, जब तक फैक्ट और कॉन्सेप्ट को आप कलेक्ट नहीं करते हैं, है ना, एक छोटा सा आपका अपना नोट्स बुक अगर नहीं होगा तो फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा। 90+ पार करने का एक ही तरीका होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया जाए। अगर हम आपको 2 घंटे पढ़ाते हैं तो कोशिश ये होना चाहिए कि आप घर पे बैठ कर के 8 से 10 घंटा पढ़ें। यदि 8 से 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका 90 पार होगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हमें संदर्भ कौन सा पढ़ना है, और ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इसके लिए हम ऑलरेडी बार बार आपको बताते हैं। और क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, हमारे जो होमवर्क सीरीज है, जो आपको शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल में आपको सब कुछ रहेगा। जैसे आज का जो शेड्यूल है हमारा, वह हो जाता है इंडिया नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने आपको शेड्यूल जो दिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 और 42 ही टॉपिक है, और टॉपिक वाइज यहाँ पर हम लोग, है ना, टॉपिक वाइज जो है यह हम लोग टेस्ट लेंगे आपसे, और एकदम फुल डिस्कशन होगा, ताकि सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम हो, यानी कि जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न बन रहा है, उन सारे प्रश्नों को एक बार बढ़िया तरीके से हम लोग देखें, ताकि अगर प्रश्न उससे रिलेटेड अगले एग्जाम में पूछे 4.0 में तो हमसे छूटे नहीं। वो सारा चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। सर जी, संध्या कुमारी जी, सर इस तरह से क्लास करने से हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, सिलेक्शन के लिए, है ना, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना होता है, डायरेक्शन कोई भी दे सकता है ना। सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा आप ही को। हम तो सब कुछ दिए हुए हैं। अगर एक बात करें तो देखिएगा, जो भी हमने पढ़ाया है बहुत पढ़ाया है। कुछ लोग तो ये भी पढ़ाते हैं कि पढ़ाना क्या है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाते हैं, है ना। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाते हैं किसमें? पीआरटी में पढ़ाते हैं। और कहाँ से कहाँ तक पढ़ाते हैं? तो देखिए, यूरोपियों के आगमन से कभी प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा। जब तक आप तीनों प्रश्नों को, जब तक आप सिलेबस को कंप्लीट तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, आपको ये बात नहीं समझ में आएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी यहाँ पे होंगे जिनका 2 नंबर 4 नंबर से छूट गया होगा, या तो उन्होंने शुरुआती में ही सिलेबस का स्टडी नहीं किया। दूसरा गलती वो किए होंगे कि जो भी विगत वर्षों में जो प्रश्न आया है, उन प्रश्नों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किए होंगे। अगर आप मूल्यांकन करते, आप अपने प्रश्नों को जो विगत वर्षों में पूछा गया है, चाहे वह पहला चरण हो, चाहे वह दूसरा चरण हो, चाहे तीसरा चरण हो, अगर आपको चौथा चरण का एग्ज़ाम देना है और आप सोचते हैं कि नहीं हमारा एक सीट कन्फर्म हो जाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना, तो आपको तीनों चरणों का और री एग्ज़ाम का पेपर एक बार ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, समझे, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग उसी वक्त खुलेगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि आप 4 घंटा टाइम देना नहीं चाहते हैं। आप जो 4 घंटा जो टाइम है, 8 घंटा जो टाइम है, आप देना नहीं चाहते हैं। और जब आपका 2 नंबर 4 नंबर से छूट जाता है, जिया गुड इवनिंग सर, कहाँ थे इतना दिन? कहीं नहीं थे, बस यहीं पे थे। बाकी सारे लोग क्लास ले रहे थे, है ना। थोड़ा हमें दिल्ली जाना था, इसीलिए हमको वहाँ गए और फिर आ गए। ठीक है। पूजा भारती जी, सर एनसीईआरटी एससीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे? क्लास लिए हुए हैं तो पढ़ाएंगे, क्लास पर चलेगा। क्लास जो है ना, जो आप क्लास लिए हुए हैं पीआरटी का, और जीएस जो 40 नंबर का आप लिए हैं, सब्जेक्ट कम्युनिकेशन का लिए हैं, तो वहाँ पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। बाकी सिलेबस तुरंत ही ख़त्म होने वाला है। सिलेबस जैसे ख़त्म होगा, रिवाइज का क्लास चलेगा, और रिवाइज की क्लास में ही आपका स्कोर 100% आना ही आना है। किसी भी हालत में 90 पार करेगा। रिवाइज वाला जो क्लास है आपका,
वहाँ पे 90 पार करेगा ही करेगा, है ना। तो इसलिए घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। नसीम अहमद जी हैं, सर आपका साउंड है ना दबा, अच्छा डबल डबल आ रहा है, डबल मतलब बार बार आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसको हम दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, है ना, होमवर्क जो दिया जाएगा आपको, कोशिश करिएगा कि उसके लिए 4 घंटा का टाइम निकालिएगा, 4 घंटा का टाइम डेली। जब तक आप 4 घंटा का टाइम नहीं निकालिएगा फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। 4 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। अब हम लोग 90 पार की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा 90 पार की भी बात कर लें, कैसे होगा आप लोगों को एक बार समझा दें, उसके बाद हम लोग अपने क्लास के तरफ में मूव करेंगे, है ना। तो देखिए हमें यहाँ पे पार करना है 90 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जहाँ से नंबर उठाया जा सकता है उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ से नंबर उठाया जा सकता है उस पर काम करना ज़रूरी है, और 10 दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है। आज से लेकर के आपको एग्ज़ाम तक उस पर वर्क करना होगा। सबसे पहले मैथ पे, और मैथ भी आपके टॉपिक वाइज, है ना, होमवर्क सीरीज में रहेंगे टॉपिक वाइज मैथ का। और दूसरा हो जाएगा ये है आपका रीजनिंग का, और तीसरा हो जाएगा वो है आपका करेंट अफेयर्स का, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न हो जाएंगे, तो यहाँ से तीनों को मिलाइएगा तो 45 प्रश्न हो जाते हैं। बहुत आसान है यहाँ से 40 नंबर प्राप्त करना, बहुत आसान है। अगर आपका मैथ में पकड़ है तो 15 में 15 बना दीजिएगा। अगर आपका रीजनिंग में अच्छा पकड़ है तो 15 में 15 बना दीजिएगा। हो सकता है करंट अफेयर्स विद्यार्थी सोचता है कि एग्ज़ाम के समय में हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के समय में पढ़ने वाला विद्यार्थी 15 में ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही सही कर सकता है। लेकिन अभी से अगर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ 1 घंटा हम लोग प्रैक्टिस करें, है ना। PGT 90 प्लस और 1-2 के लिए मैं GS का क्लास ली हूँ। हाँ, हम अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। ओके, बाद में, हाँ, बाद में आप लाइव क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड वहाँ पे रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो मैथ, ये मैथ 8 नंबर आपको, है ना, 8 नंबर का मैथ आपको TGT, है ना, और प्लस जो है PGT वालों के GS 40 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। आप यहाँ से मैथ और रीजनिंग है 30 में 30 नंबर लाइए। कोशिश करिए कि आपका 25 सही हो, एकदम सही हो, 25। सोच समझ के चलिए। जैसे आप सोचते हैं ना कि कर्म सिर्फ करते जाइए और फल की चिंता नहीं करिए, तो फिर कर्म करने में मज़ा नहीं आएगा। फल की चिंता है तभी आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो नौकरी के लिए ही तो आदमी पढ़ता है। शौक से कभी भी आप 10 घंटा पढ़े हैं, 5 घंटा पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं। शौक से कोई आदमी नहीं पढ़ सकता। शौक से पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है सरकारी नौकरी के पीछे पागल नहीं होता, वह बड़ा किसी काम के लिए पैदा होता है। हम लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए जुड़े हुए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा, है ना, टारगेट क्या होना चाहिए। तो अगर मैथ और रीजनिंग में 30 में 30 बना दीजिए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 30 में 30 बनाया जा सकता है, GS में गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 30 में 30 की गारंटी है। लेकिन कैसे, तो सबसे पहले जब आप सुबह जगते हैं तो सुबह जगने के बाद 1 घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। देखिए जितना काम है उतना काम धीरे धीरे, है ना, छोड़ दीजिए। अगर आपके पास 8 से 10 घंटा टाइम अभी नहीं निकल रहा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको किसी भी तरह मात्र 3 महीने के लिए, ज़्यादा हम टाइम आपको नहीं बता रहे, मात्र 3 महीने के लिए, 3 महीने में जीवन की हर चीज़ें बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि हम 3 महीने में अपने किस्मत को बदल दें, तो 3 महीने ही हार्ड वर्क हमको यहाँ पे करना है। 1 घंटा जो डेली है वह डेली टॉपिक वाइज मैथ को बनाइए।
जैसे टॉपिक वाइज जितने भी, जैसे 8 से 9 टॉपिक हमको पढ़ना है यहाँ पे मैथ में, 7-8 टॉपिक आपको पढ़ना है रीजनिंग में। इतना से ही प्रश्न पूछा जाता है ना, इतना से ही। साउंड इज नॉट ओके सर। रितु क्या हो जा रहा है, साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी ठीक है साउंड का? क्या आप बताइए रितु, रितु जी बताइए कैसा, मतलब साउंड सुनाई दे रहा है आपको या डबल सुनाई दे रहा है? अभी भी ठीक हुआ? तो चलिए, साउंड क्लियर है सर, साउंड क्लियर बोल रहे हैं। डबल, अच्छा डबल आ रहा है, अच्छा देखते हैं इसको। तो देखिए 1 घंटा आप मैथ पे फोकस करिए, 3 घंटा सबसे पहले सुबह में आप जगिए, तो 1 घंटा मैथ पे फोकस करिए और 1 घंटा रीजनिंग पे। और मैथ रीजनिंग में ये नहीं कि आप रेलवे का बनाने लगे, आप एसएससी का बनाने लगे, है ना, सिजिल का बनाने लगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका 9th और 10th, 8th 9th और 10th, अगर 8वां 9वां 10वां का SCRT अगर बना लेता है तो बिल्कुल 15 में 15 सवाल वो बना पाएगा, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ देखिएगा जो मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको 100% होमवर्क सीरीज से भी सिखा देंगे, और क्लास में तो ऑलरेडी आपको 15 में 15 मैथ बनाना सिखा देंगे और 15 में 15 रीजनिंग बनाना सिखा देंगे, इतना वो कर देंगे। इसलिए एकदम बढ़िया तरीके से एकदम टारगेटेड, है ना, पढ़िए और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। बहुत सारा चीज़ें पढ़ लेने से, बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता है ना। रिजल्ट के लिए कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करना होता है। जैसे में हम लोग बात करें एक बार, आज हम लोग बात कर लेते हैं, कल से इस पे बात नहीं करेंगे, जो भी पूछना है आप लोग पूछ लीजिए। कल से सीधे कम टू द पॉइंट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए कुछ विद्यार्थी को लगता है ना, कुछ विद्यार्थी को लगता है कि अच्छा, है ना, ऐसे ही समझ लीजिए थोड़ा सा। कुछ विद्यार्थी को लगता है कि अच्छा ठीक है, हम किताब को 12 घंटा पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, ऐसा ही सोचता है लोग। 12 घंटा 10 घंटा किताबों को पढ़ने वाले लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जो स्टडी करते हैं, किताबों को दिन रात पढ़ते हैं। दिन रात पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने 12 घंटा पढ़ा तो 12 घंटा में मात्र 5% ही आपको बेनिफिट यहाँ से मिलता है, सिर्फ किताब पढ़ने वालों को। लेकिन उसी में कोई दूसरा विद्यार्थी होगा, क्योंकि विद्यार्थी का लेवल होता है ना। जैसे हो सकता है कि आप 5,000 का मोबाइल खरीदते हो, कुछ लोग 50,000 का मोबाइल खरीदते हैं, कुछ लोग 5 लाख का मोबाइल खरीदते हैं। तो लोगों को देख करके ही कंपनी जो है ना, मोबाइल बनाती है, उसको पता है कि हमारे ब्रांड को खरीदने वाला भी कोई है। तो इसी तरीके से विद्यार्थी भी है, 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। तो पहला वो विद्यार्थी जिनकी आबादी हमारे भारत में, हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है, 12 घंटा 18 घंटा पढ़ने वालों को, और लगता है कि हम 12 घंटा 18 घंटा पढ़ेंगे, आज से ये सब चीज़ें, हाँ होमवर्क सीरीज़ का PDF भी मिलेगा, है ना, टॉपिक वाइज PDF सब मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, हम 12 से 18 घंटा पढ़ लेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा आप लोग मत करिएगा, है ना, रिजल्ट ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अगर रिजल्ट ऐसा होता तो हमारे बिहार में इतने लोग वैकेंसी आने के बाद अप्लाई करेंगे और सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोगों के पास किताब है, एक से किताब है, आपके पास तो कम ही होगा, बाकी लोगों के पास, है ना, पटना के जितने भी मशहूर टीचर हैं उनका भी नोट्स होगा, और पता चलेगा कि इतना पढ़ाई किया लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ। तो रिजल्ट के लिए आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम आपको दिखाए हैं कि यहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है। 12 घंटा पढ़ने के बाद इनको बेनिफिट कितना होता है, तो 5% का। दूसरा वो विद्यार्थी है कि यहाँ पर किताबों को पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे किताब को क्या करते हैं, तो किताब को पढ़ते हैं, मैंने कि स्टडी करते हैं, है ना। और स्टडी करने के बाद प्लस पॉइंट ये है
कि जितना भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। पहला विद्यार्थी जो सिर्फ पढ़ाई करता है ना। ओके, रितु बोल रही है ठीक हो गया सर। ओके, तो दूसरा विद्यार्थी है जो सिर्फ स्टडी करता है। जैसे किताब आपने पढ़ा, और किताब में सब कुछ नहीं पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। जब भी आपको दिक्कत हो, लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रात को 8 बजे के बाद कॉल करिए, है ना, क्योंकि 6 से 8 आज से लाइव स्टार्ट हो रहा है ना, वो भी SCERT का हम लोग स्टार्ट करें यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे भी आइएगा, है ना, 6 बजे से 8 बजे तक। फिर 9 बजे से 8 से 10 बजे तक भी है आपको मैथ का, वहाँ भी हो सकता है। एप्लीकेशन पे तो ऑलरेडी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप लोग कम से कम जितने भी किताब पढ़ा आपने, उन सारे किताबों का जो संदर्भ है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कोशिश करिए बार बार लिखा जाए। पढ़ना बहुत आसान है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारा इमेज चलता है, पढ़ते समय में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर बन जाएंगे तो ये करेंगे, हम अपने दोस्तों को वहाँ पे घुमाएंगे, ये ऐसा करेंगे, ये सब चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप लिखने की बारी आपके दिमाग में आएगी, जब आपको लगेगा कि हमको लिखना चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा है अब लिखना चाहिए, तो उस समय में सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि लिखने के पीरियड में जब तक आप एकाग्र नहीं होते, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होता, आप नहीं लिख पाते हैं। और ये सब चीज़ें कैसे होता है? बार बार प्रैक्टिस करने से। यानी कि आप यहाँ पर अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं, यदि आप यहाँ पर 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट कितना है? तो 60 से 70% बेनिफिट है। 12 घंटा पढ़ने वाला 12 घंटा में अपना, है ना, बेनिफिट देखा तो कितना आया? मात्र 5%। लेकिन 8 घंटा आपने स्टडी और साथ में प्रैक्टिस किया तो आपको कितना आया? है ना, 60 से 70% आपको बेनिफिट होता है। और तीसरा जो हमारा स्टाइल है, बहुत लोग करते होंगे, हमारे कितने विद्यार्थी हैं जो यही काम कर रहे हैं, है ना, क्या करते हैं? होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, 9th 10th वालों को भी पढ़ाते हैं, मैट्रिकुलेशन को, है ना, मतलब जो कोचिंग है, कोचिंग में भी वो लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी उनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या काम करते हैं? सबसे पहले जो टॉपिक होगा, है ना, जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। देखिए, स्टडी ये भी कर रहा है, स्टडी ये भी कर रहा है, और स्टडी आप भी करते हैं। अभी टॉपिक का क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी करने के बाद प्लस पॉइंट क्या है? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद तब आपको लगता है कि अब हम पढ़ा सकते हैं, है ना, अब आपको लगता है कि हम पढ़ा सकते हैं। जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत पढ़ना होता है ना। किसी को पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना होता है ना। अब यदि आप ही सोच लीजिए, सचिन तेंदुलकर अगर रात भर अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता, बार बार प्रैक्टिस पे अगर फोकस नहीं करता, तो क्रिकेट की दुनिया का भगवान नहीं बनता। आपको 3 महीने के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस स्टाइल में और इस स्टाइल में पढ़ना होगा। आपको ये स्टाइल छोड़ना होगा। आप सोचते हैं कि किताबों को सिर्फ पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिना कॉपी कलम चलाए हुए रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम ये तरीका अपनाइए। और यहाँ पर 90 से 100% जो है यह बेनिफिट होता है। जो विद्यार्थी स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस कर रहा है और प्रैक्टिस करने के बाद उसको पढ़ा रहा है, या होता है ना कि अपने मन में चीज़ों को, है ना, टीच योरसेल्फ। अगर इतनी कैपेसिटी है तो समझिए कि आप यहाँ पर 8 घंटा भी अगर हार्डवर्क करते हैं, है ना, तो समझिए कि आप सबसे बेहतर स्थिति में हैं। 3 तरह का विद्यार्थी 3 तरह का वर्क कर रहा है। तभी तो आप ये बात कहते हैं ना कि अच्छा, हम इतना पढ़ाई किए, 12 घंटा हम पढ़ रहे थे, और मेरे बगल वाला 4 घंटा पढ़ रहा था, लेकिन उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। तरीका हो सकता है, उसका तरीका ये हो, है ना, ये तरीका होता है। बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे थे, और रहा सवाल करेंट अफेयर्स का। तो करेंट अफेयर्स आपको बता दें, करेंट अफेयर्स 1 दिन 2 दिन, और एग्ज़ाम के समय में आप सोचते हैं कि हम ले लेंगे 1 साल का, है ना, 8 महीने का करेंट अफेयर्स ले लेंगे
और हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारा मार्क्स इतना आ जाएगा 15 में 15। जैसे जीएस 40 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से 8 ही करंट अफेयर्स रहता है, जिसमें बिहार का संदर्भ, बिहार का करंट अफेयर्स भी हमको पढ़ना है और बहुत इजीली तरीके से किया जा सकता है। 15 में 15 कैसे आएगा? तो यहाँ पर देखिए 15 में ऑलरेडी हम लोग कुछ टॉपिक भी डिस्कशन किए थे, है ना। तो यहाँ से 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी समझिए। ये नहीं कि करंट अफेयर्स में किसी का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए और करंट अफेयर्स देखे जा रहे हैं। आपको ये बात समझना होगा कि हमें बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है। हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए खास करके अगर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हम क्या पढ़ें, है ना। इस बात को समझना होगा और इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जो प्रश्न पूछा गया है आपके टीआरई में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, सबसे पहले इस पर फोकस करिएगा। अगर आपको लगता है कि हमको सिलेक्शन चाहिए तो जितना भी पेपर हुआ है, एक बात सबसे बढ़िया, सबसे आसान चीज़ यही होता है, रिजल्ट लेने का यही तरीका होता है। जो भी पेपर हुआ है दूसरे पे भरोसा करने से बेहतर है कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार उसका मूल्यांकन ही कर लिया जाए, है ना। लोग कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जैसे उसको करिएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर लोगों की बातें, है ना, या तो जो सही बोल रहा होगा तो समझ में आएगा और गलत बोल रहा होगा, है ना, तो आपका जो मुंह है ना वो भंग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, यानी कि नेशनल जो करंट अफेयर्स है, यानी कि भारत का करंट अफेयर्स पढ़िएगा और दूसरा यहाँ बिहार का करंट अफेयर्स पढ़िएगा, है ना। संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, हम लोग कराते हैं और हम लोग कराएंगे भी। तो यहाँ पर देखिए जो भारत का जो करंट अफेयर्स है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 7 से और 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत हो गया, 10 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। लेकिन हमने तो कहा था कि पीआरटी में 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो बिहार का जो करंट अफेयर्स होगा यहाँ से 5 सवाल पूछे जाएंगे, 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं, आराम से बन जाएगा। अब हमें कम से कम 8 माह का, है ना, 8 माह का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो 8 माह के करंट अफेयर्स में हमको 15 करंट अफेयर्स पकड़ने के लिए क्या पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा? नहीं, वैसा नहीं पढ़ना है ना। वैसा पढ़ेगा तब तो हो गया, पता चलेगा कि आप अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा करंट अफेयर्स को ही, है ना, पढ़ रहे हैं। और यहाँ हम आपको ये कह रहे हैं कि 1 घंटा रोज़ पढ़ना है। 1 घंटा रोज़ पढ़िएगा तब जा कर के आपका 15 में 12-13 प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से स्टडी होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत सारा समय जो है वह लग जाएगा और समय अभी आपके पास नहीं है। समय अगर देखिए तो बहुत कम समय है ना। 2-3 महीने के अंदर में आपको कंप्लीट करना है, तो 3 महीने में यही एक माध्यम हो जाता है ना। सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। अगर हम जो भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें और कॉपी किताब लेकर के छोड़ दिए, रख दिए और किसी और चीज़ के बारे में टारगेट कर रहे हैं। अरे उसको इतना बार रिवाइज करिए, इतना बार रिवाइज करिए ताकि आपका स्कोर, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पार करे। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जीएस जो 40 मार्क्स का है ना। इसमें 6 to 8 वाले भी हैं, 9 to 10 वाले भी हैं, है ना, और यहाँ पे 11 to 12 वाले भी हैं। ठीक है। यहाँ जीएस का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ से मात्र 5 ही, है ना, जीएस में 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको पता होगा मैथ है 8 नंबर का, है ना, हिस्ट्री हो जाएगा और हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखिएगा जीएस में संदर्भ क्या पूछा था, बिहार के संदर्भ में पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे 8 ही प्रश्न पूछ रहा है तो भी सिलेक्ट कर लेता है कि हमको कौन सा प्रश्न पूछना है। बहुत ऐसे विद्यार्थी घटना चक्र का पूर्वावलोकन बनाया होगा तो रिपीट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए होंगे। आप लोग कितने लोग दिए हुए हैं एग्जाम? आप लोग, है ना, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, तो उसमें पूछा गया होगा। 8 प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से और 8 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ज्योग्राफी से, है ना, 8 प्रश्न। और यहाँ ज्योग्राफी का 2, है ना, 2 स्तर होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी है और दूसरा हो जाता है बिहार के संदर्भ में बिहार का ज्योग्राफी।
इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन ये भी समझना होगा कि हमको अगर टीजीटी और पीजीटी के लिए हमको जीएस 40 नंबर की तैयारी करना है तो हम आखिर पढ़े तो क्या पढ़े, ताकि हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हम बोलते हैं कि मैप रख लीजिए और एटलस का स्टडी कर लीजिए। मैप और एटलस का स्टडी कर लीजिएगा तो 8 में 8 बन जाएगा। फिर भी हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं। हो सकता है कि मैथ आप एटलस का स्टडी नहीं करना जानते होंगे, मैप का स्टडी नहीं करना जानते हैं। मैप को क्या करिए कि आप खरीदिए और दीवार में चिपका दिए, बस उतना ही तक आपकी समझ हो सकती है। कुछ लोग अगर ज्योग्राफी में बेहतर किए होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ज्योति कुमारी जी 1 का एग्ज़ाम दिए थे हम। ओके। अमरदीप जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक ठाक हैं आप, है ना। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो हो जाएगा हमारा साइंस का। तो साइंस में भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये साइंस का 3 लेयर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से? बायोलॉजी से। और ये ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है तो अगली बार फिजिक्स को केमिस्ट्री से नहीं पूछेगा। जैसे आप देखिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे, है ना। तो साइंस हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है ना वो हो जाएगा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से यहाँ पर करंट अफेयर्स से है ना 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों का 5 सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज होमवर्क सीरीज है ऐड किया गया है। जो लोग क्लास लिए हैं उनके साथ ये होमवर्क सीरीज जो है ऐड किया गया। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग होमवर्क सीरीज जो है उसके माध्यम से हम लोग अपने सफलता की तरफ रुख कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक बार जरूर एससीईआरटी का अध्ययन करिएगा। हम बार बार बोलते हैं एससीईआरटी का अध्ययन, हम इसलिए आपको बोलते हैं एनसीईआरटी का अध्ययन इसलिए इस बार बोलते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, पहले समझना जरूरी है। इसलिए हम सोचे कि आज हम आपसे बातें करते हैं, है ना। क्योंकि आप भी 6 महीने से 1 साल से पढ़ रहे होंगे, आप भी दूसरा चरण, तीसरा चरण, पहला चरण का भी एग्जाम दिए होंगे, है ना। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा सर 4.0 में। अच्छा, फर्स्ट एग्ज़ाम है, बहुत बढ़िया। देखिए फर्स्ट जिनका है उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जो पुराने लोग हो गए हैं, है ना, उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। अगर एनर्जी और अनुभव दोनों मिल जाए तो फिर रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो जिनके पास जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जुनून बहुत ज़्यादा है, उनको थोड़ा सा है ना अनुभव की ज़रूरत है, थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो इसीलिए कोशिश आप करिएगा कि कम से कम 8 से 10 घंटा बैठ सके, 8 से 10 घंटा बैठ सके। नहीं बैठिएगा रिजल्ट नहीं होगा, है ना। लोग 5 मिनट ऐसे बैठते हैं। घर परिवार में भी देखिए खाना खाते समय बंदा मोबाइल में ही घुसा हुआ रहता है ना, एकदम रील्स देखते रहेगा। कहीं भी आप बैठिए पता चलता है कि ऐसे ही पूरा देख रहे हैं। 5 मिनट आदमी एकदम निश्चिंत से बैठ नहीं सकता, और स्टडी करने के लिए 8 से 10 घंटा बैठेगा आदमी। बीच बीच में मोबाइल उठा करके देखेगा, अच्छा व्हाट्सएप पे क्या है, क्या मैसेज है, अच्छा यूट्यूब पे क्या है, रील्स में क्या चल रहा है, सोशल साइट पे क्या चल रहा है। अकेले कभी बैठ नहीं पाता इंसान, कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए, कोई ना किसी का साथ होना चाहिए। तो फिर आप ही बताइए रिजल्ट कैसे होगा, है ना। मात्र 3 महीने आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, है ना। अजय कुमार दास जी हैं, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम 4.0 में। बहुत बढ़िया, फर्स्ट वालों के लिए है ना बहुत अच्छा मौका है। एक बार में सिलेक्शन लीजिए आप, है ना, थोड़ा सा हार्डवर्क करिए। और वहीं आपको बता रहे थे प्रैक्टिस, स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो आप अपने मित्रों को बैठाइए और बोले कि हम एक दूसरे को पढ़ाएंगे, ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रूम पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी करने वाला ही ये काम कर सकता है बेहतर तरीके से, है ना। तो 8 से 10 घंटा बैठने की आदत डालिए। और जब भी आपको लगता है कि हमको बैठना है ना, तो कभी कभी विदाउट मोबाइल का, है ना, विदाउट मोबाइल का भी बैठिए। ज़्यादा फोकस मत करिए मोबाइल पे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जो क्लास ले रहे हैं क्लासे भर रखिए, बाकी यूट्यूब पे देखिएगा, पता चलेगा 5 मिनट के रील देख रहे हैं, 2 घंटा ऐसे ही बीत जा रहा है। होता है ना, इस तरह से होता है ना। तो 8 से 10 घंटा बैठिए।
लेकिन बैठने का भी एक स्टाइल होना चाहिए। इसलिए जो तरीका होता है ना, पढ़ते तो सब कोई है, सफल और असफल लोगों में थोड़ा सा का फ़र्क होता है। जो सफल लोग होते हैं वह रोज़ पढ़ते हैं, डेली करते हैं काम को। जो असफल लोग होते हैं वही काम नहीं कर पाते। पटना में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो आते हैं टारगेट लेकर के। इस बार तो वैसे विद्यार्थी हैं जिनका इस बार अंतिम है एज को लेकर के, है ना, और अंतिम बार है घर के सपोर्ट को लेकर के। ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्या है। उनके लाइफ में टीचर के अलावा कुछ दूसरा चीज़ें नहीं दिख रहा है। आपके भी जीवन में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस बार देखिएगा 4.0 के बाद गवर्नमेंट सीधे हाथ खड़ा करेगा और कहेगा कि भाई हमने जितना वैकेंसी दिया था, जितना हमें टीचर की आवश्यकता थी, उन टीचरों की नियुक्ति हमने करवा लिया है। अगर चुनाव नहीं होता तो सरकार आपकी बात सुनता ही नहीं। ये तो चुनाव है, इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार बोल करके फंस गया कि हम इतना 1,38,000, 1,40,000, 1,60,000 जितना भी हो 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन जो है 9 तारीख को आप लोग जरूर लाइव रहिएगा, सुनिएगा, है ना। गवर्नमेंट हमारी क्या कह रही है, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब देगा, एग्ज़ाम कब देगा और कितना सीट आ रहा है। पीआरटी में आप लोग जुड़े हैं हमसे, पीआरटी में जीएस 40 नंबर के लिए और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, तो इस बार याद रखिएगा, इस बार पीआरटी में संख्या बहुत ज़्यादा आने वाला है। पीआरटी में वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले ही आयोग भी ये बात बार बार कहता है कि इस बार पीआरटी में जो है ना, क्योंकि देखिएगा एनआईओएसओ वालों को भी मौका मिला है, ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार 10 साल एज बढ़ाया जाए, ये भी कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, तब आप सीधे नहीं बैठिएगा। जो आराम से सो जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, इस तरह से नहीं बैठिएगा। आपका जो कंपटीशन है, आपका जो सामना है, कैसे लोगों से होगा, तो एनआईओएसओ है ना, जो मार खाए हुए हैं, है ना, अब वो उठ करके बैठ गए हैं, है ना, और आपसे ज़्यादा तेज दौड़ेंगे उनके साथ। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी पहला चरण दिए, दूसरा चरण दिए, तीसरा चरण दिए, कुछ ही नंबरों से वो रुक गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, उनके साथ आपका सामना होगा, है ना। और वो विद्यार्थी जिनके माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली जो भी हो, वो गाइड कर रही होंगी और एकदम पूरी एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे, उनके साथ आपका सामना होगा। और यही वजह है कि आयोग जो बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, वो क्या बोला कि इस बार पीआरटी का जो लेवल होगा प्रश्नों का, थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मतलब क्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कट ऑफ हमेशा 8 से 10%, 8 से 10% बढ़ते जा रहा है। तो जब 8 से 10% बढ़ रहा है तो आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो। यही तो टारगेट है हमारा सिलेक्शन कैसे हो। आपके मन में यही बार बार चल रहा होगा कि बीपीएससी ऑलरेडी सब सूचना पहले से दे रही है, और आप ये मत सोच लीजिएगा कि अरे आपने बताया ही नहीं। आयोग पहले से बता रही है कि 6 लाख से कहीं ज़्यादा हो सकता है कि इस बार पीआरटी में लोग अप्लाई करें। वैकेंसी दिया नहीं, और आयोग का ऐसा अनुमान है ना। देखिए, अनुमान ये गलत नहीं होता है, सही होता है। हमारे घर में जो माँ बाप बैठे होते हैं, जो 70 साल के हैं ना, 2 मिनट में ऐसी बातें कह देते हैं तो बाद में पता चलता है कि अरे वो तो सही बोले थे। उतना अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपको भी 70 साल जीना पड़ेगा, तब जाकर के वो माँ बाप का अनुभव आपको मिलेगा, है ना। तो अनुभव जो आयोग आपको बताया है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। इस बार ओबीसी में 90 रहेगा सर, और अमरदीप सर पीआरटी में। बिल्कुल हम लोग बोले ना, सिर्फ अगर आप पीआरटी में एक टारगेट रखिए कि हमको इतना लाना है, टारगेट रखिए और उसके लिए दौड़ जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, फिर आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपको मिलता रहेगा, यहाँ से जितना भी हम लोग देख रहे हैं सब टॉपिक वाइज मिलेगा। तो हमें जीएस में मात्र 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और 5 सब्जेक्ट में हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी मैथ का 10 से 12 जितना भी टॉपिक है, वो सारे टॉपिक से, है ना, प्रश्न जो है आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि टॉपिक तैयार करके रखिएगा, है ना, ताकि आपसे, है ना,
उस दिन मुलाकात हो सके। और जो भी मैथ के टीचर होंगे वो मैथ आपसे करवाएंगे, जो रीजनिंग के टीचर होंगे वो रीजनिंग करवाएंगे, जो इतिहास के टीचर होंगे इतिहास करवाएंगे, साइंस के जो टीचर हैं वो साइंस करवाएंगे। सारे टीचर अलग अलग हैं, है ना। और आराम से बेहतर तरीके से आप करिए। जब भी आपको लगता है कि हमें दिक्कत हो रहा है, हमें कोई समस्या हो रहा है, कोई समाधान हो रहा है, खास करके पीआरटी को लेकर के, खास करके आपको जीएस को लेकर के, और खास करके आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 6 to 8, 9, 10 के लिए, तो आप ज़रूर, है ना, 8 बजे के बाद कॉल करिएगा, है ना। और यही नंबर है, एक बार और भी आपको बता देते हैं, आप भूलिएगा नहीं। आप लोग कहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं नंबर, है ना। नंबर नहीं भूलिएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद भूल जाइए कोई बात नहीं है, अभी नहीं भूलिए। तो यहाँ पे है 84 0, है ना, 60 51 999। बाकी यूट्यूब पे भी नंबर होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 51 999 पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करें तो 9 6 to 8, है ना, 6 to 8 और 9 10 का, 9 और 10 का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं इतिहास लेते हैं, इतिहास के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटी रख सकते हैं, या इकोनॉमिक रख सकते हैं, जो भी हो। और यहाँ से आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि कम से कम 65 से 70 के बीच में हमारा नंबर आ जाए, और जीएस में कम से कम 30 प्लस पार कर जाए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, है ना। टेस्ट कैसे होगा सर होमवर्क सीरीज जी, ये सब बताइए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे मैं इतिहास लिए हुए हैं और ज्योग्राफी लिए हुए हैं, या इतिहास या पॉलिटी लिए हुए हैं, तो इतिहास में जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे इतिहास में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, यहाँ पर मेडिवल इंडिया पढ़ना है ना, और यहाँ पे मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, और यहाँ पे वर्ल्ड का हिस्ट्री भी पढ़ना है, वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। तो टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे भी आपको होमवर्क सीरीज मिलेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, पाषाण काल हो गया, है ना, नास्तिक संप्रदाय हो गया, बौद्ध जैन हो जाता है ना, महाजनपद है, मौर्य है, मौर्योत्तर है, गुप्त है ना। वो सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपके यहाँ होमवर्क सीरीज आपको मिलेगा, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। और दूसरा जैसे आप पॉलिटी रखे हैं या ज्योग्राफी रखे हैं, उसी के संदर्भ में आपको टॉपिक वाइज सारा चीज़ मिलेगा, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और संदर्भ की हम लोग बात करें तो संदर्भ आपका बिहार सरकार की किताबें हो जाएगी, बिहार सरकार की किताबें हो जाएगी। SCRT हम लोग जिसको बोलते हैं, SCRT हो जाएगा, और प्लस NCERT हो जाता है। सेम टू सेम यही चीज़ें फैसिलिटी आपके 9th और 10th में है ना, यही चीज़ें है 9th और 10th में है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा होमवर्क सीरीज में। अब आप लोग सब समझ गए होंगे। अब हम लोग होमवर्क सीरीज में क्या करेंगे, जैसे में यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने कहा था कि 1857 की क्रांति आपको तैयार करके रखना है। आज का डेट था, है ना, तो आज हम लोग कैंसिल करेंगे, कल से हम लोग 1857 की क्रांति करेंगे। तो हमारा आज का जो शेड्यूल था 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, ताकि अगर आपके साथ अगला चरण में यानी कि 4.0 में अगर एग्जाम में 1857 की क्रांति से अगर प्रश्न पूछ दिया तो इतना हम लोग प्रश्न कर लें ताकि एक प्रश्न भी गलत न हो। यानी कि इस टॉपिक बाई जितना भी MCQ है, इस MCQ के माध्यम से हम लोग पूरे टॉपिक का स्टडी करेंगे। और हमने ये कहा था कि बिहार के संदर्भ में है तो हमारा 1857 की क्रांति जो है यह बिहार के संदर्भ में होगा। वहीं किसका, है ना, बाबू कुंवर सिंह का। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, पटना में, शाहाबाद में, है ना, बाबू कुंवर सिंह के संदर्भ में हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, है ना। जैसे उनके बारे में कहा जाता है ना, 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसी के माध्यम से हमारा कंप्लीट होगा।
जो भी प्रश्न पूछने की संभावना होगी, एक बार हम लोग इस होमवर्क सीरीज के माध्यम से टारगेट करेंगे कि हमारा टॉपिक वाइज सब कुछ तैयार हो जाए, छूटे नहीं, और टॉपिक बाय टॉपिक होगा, और वो भी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि बाहर से बिल्कुल हम नहीं कराने वाले हैं, है ना। आपके पास टाइम कहाँ है बाहर से पढ़ने के लिए? जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो बाहरी दुनिया की चीज़ें, बाहर का जो सिलेबस है वो पढ़ते रहिएगा। फिलहाल अभी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए स्टडी यहाँ पे हम लोग को करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्रश्न होता है वो सारा जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी पेपर हुआ है, खास करके पहला चरण, दूसरा, तीसरा चरण जो हुआ है सारे सब्जेक्ट का, जैसे पीआरटी वालों के लिए है, जीएस 40 नंबर के लिए, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है टीजीटी और पीजीटी आपको मिल जाएगा। जैसे सक्सेस मास्टर बाय अनूप सर का ये 2-2, 3-3 चैनल होगा ये टेलीग्राम का, और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक्स में ही है, आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। करंट का आपको हमेशा मिलता रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आपको बनाना चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बनाएं, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन करिए, है ना। और वहाँ पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मंडे टू फ्राइडे है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है उसके बाद हम लोग 7 दिन अवेलेबल रहेंगे। हम लोग उपस्थित जो है 7 दिन रहेंगे, 7 के 7 दिन, ताकि हमारा जो भी है ना टॉपिक वाइज है उस सब कुछ समाप्त किया जाए। रिवीजन का भी क्लास हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी संदर्भ हमारा होगा, है ना, उन सारे संदर्भों को हम लोग पूरे डिटेल्स में डिस्कशन देखेंगे। और हमारा यही मकसद होगा कि कम से कम आपका एक सब्जेक्ट का यानी कि टॉपिक जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे 1857 की क्रांति है, तो पूरे टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न है नहीं, 25-50 प्रश्न होगा टॉपिक से। उन सारे प्रश्नों को बार बार हम लोग देखेंगे, तो रिपीट के तौर पे हमारा रिवीजन भी बार बार होगा। हमने एक बार कहा था कि हम अपना स्कोर रिवीजन के माध्यम से ही बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास बहुत सारा सिलेबस को हमने कंप्लीट तो कर लिया, अगर रिवीजन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिवीजन, अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट किया और रिवीजन नहीं किया है 1-2 बार, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। स्कोर को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट आएगा तो आएगा, है ना। तो हम लोग इस सेशन को कल से शुरू करते हैं। आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा 1857 की क्रांति, है ना। कल हम लोग पूरे डिटेल्स में इस पर बात करेंगे और आप लोग भी बात करिएगा, है ना। तो और कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। बताइए अमरदीप जी, बताइए, है ना। पंकज ठाकुर जी, टॉपिक वाइज पीडीएफ एक दिन पहले डाल दीजिए सर, ताकि तैयारी किया जा सके। बहुत बढ़िया अमरदीप जी। टाइम टेबल सर, देखिए आपके होमवर्क सीरीज के लिए टाइम टेबल है ना, 4 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक आपका होमवर्क सीरीज का टाइम है ना। बाकी शेड्यूल जो है आज ही बन जाएगा और आप अपने एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा। लेकिन ये तय है कि आपके होमवर्क सीरीज का 4 बजे से 6 बजे तक आपका, है ना, लाइव रहेगा। और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, बताइए, है ना। कल मिलते हैं हम लोग, इसी टाइम में हम लोग उपस्थित रहेंगे 1857 की क्रांति के साथ। एकदम बढ़िया तरीके से स्टडी करिए। संदर्भ हमने आपको बताया था, और आज 1857 की क्रांति हम लोग यूट्यूब पे 6 बजे से लाइव रहेंगे SCERT किताब के साथ। बिहार सरकार की जो किताब है, समग्र शिक्षा अभियान की जो किताब है, आज हम लोग उपस्थित रहेंगे। आप वहाँ से भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कुछ लिखे पूजा भारती जी? सर किस बुक से प्रैक्टिस के सेट करें? आप बुक क्या बताया जाए? क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा संदर्भ है, अगर संदर्भ आपको लेना है तो 10 किताबें आपको लेना पड़ेगा।
लेकिन आपको इतना बता दें कि 2 ही किताब यहाँ पे मेन है हमारा, SCERT और NCERT। SCERT किताबें और NCERT की किताबें हैं, है ना। और विगत वर्षों में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, उसके रिलेटेड हम लोग खुद इस प्रश्नों को, है ना, डेवलप किए हैं। ठीक है। और ज्योति कुमारी जी हैं, ओके थैंक्स सर। सर मैप रीडिंग, ओके ओके, ये सब चीज़ें आपको करवा दिया जाएगा उस समय में। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।